नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे में आज सबसे महत्वपूर्ण विषय है कैसे चलेगी सरकार, क्योंकि इसको है अभी बहुमत की दरकार। वह बात मैं इसलिए कहने पर मजबूर हुआ या कहना चाह रहा हूं क्योंकि नरेंद्र मोदी की जो राजनीति करने का तरीका है या अब तक जो उन्होंने राजनीति किया है उसमें उन्होंने अल्पमत का सरकार कभी चलाया नहीं, ऐसी अनुभव उनके पास नहीं है। दूसरा कि नरेंद्र मोदी थोड़ा सा दभी मतलब घमंडी स्वभाव के आदमी है, एरोगेंट है उनमें बहुत ज्यादा। हमसे बड़ा कोई नहीं की थॉट उनके पास है और वो इसलिए सब चलता रहा क्योंकि वो विधानसभा में जब विधायक दल के नेता थे, मतलब मुख्यमंत्री थे गुजरात में, तब भी उनको बहुमत थी। 10 साल जब वो दिल्ली में राज किए तब भी उनको बहुमत थी। यह पहला मौका है जब उनके साथ बहुमत नहीं है, कुछ सीटें कम रह गई हैं, लेकिन अभी भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भारतीय जनता पार्टी ही है। और भारतवर्ष में नहीं, दुनिया में अगर कोई सर्वाधिक लोकप्रिय जननायक है तो वो अभी निर्विवाद रूप से नरेंद्र मोदी है। उसके बाद और लोग हैं। उसके बाद स्वाभाविक नाम योगी आदित्यनाथ का आता है। कई मामलों में तो योगी आदित्यनाथ का नाम पहले आता है। जो डिलीवरी सिस्टम है या जो डिलीवरी का कमिटमेंट है वो योगी आदित्यनाथ का अभी सबसे ऊपर है। खैर, बात अभी केंद्र सरकार की हो रही है। मित्रों, नरेंद्र मोदी कई मौकों में अल्पमत की परेशानी को देखे हैं और उसको सॉल्व किए हैं। कई बिल पास कराने में राज्यसभा में अल्पमत को बहुमत में बदला है। उसकी रणनीति वो जानते हैं, समझते हैं। दूसरा क्या है कि नरेंद्र मोदी ने पूर्ण बहुमत होने के बावजूद अपने घटक दलों को मंत्रिमंडल में सहयोगी बनाए हैं, साथ लिए हैं। वो अलग बात है कि पूर्ण बहुमत की वजह से किसी बिल पर वो राय नहीं लेते होंगे, नहीं पूछते होंगे या पूछना जरूरी नहीं समझते होंगे। वो अब शायद समझे, अब वो शायद सुने, क्योंकि अब पहले जैसा शायद ना हो कि अब 8 बजे आए और कहे बहनों भाइयों अब हम 2000 का वो लाल नोट को रद्दी की टोकरी में डाल दिया, अब ये नहीं चलेगा। 1500 का नोट अब कूड़े में डल गया। लीगल टेंडर है लेकिन वैलिड नहीं है। यह सब अचानक अब नहीं हो पाएगा। उसके लिए आपको मंत्रिमंडल सहयोगियों, घटक दलों से राय मशविरा करनी पड़ेगी, नहीं तो वो इसको अपना तौहीन समझेंगे और शायद इससे आपका सरकार संकट में आ जाए। खैर, सवाल यह है कि कैसे चलाएंगे से पहले है कि किस किस को मंत्रिमंडल में लेंगे। आज दिन भर यही चर्चा रहा। समाचार चैनल पर तो चूंकि पहले जैसा है नहीं, नरेंद्र मोदी को जब से लोग जानते हैं, नरेंद्र मोदी जब से आए हैं तब से वो सूत्र के द्वारा, विश्वस्त सूत्र के द्वारा यह सब चीज करने नहीं दिया। कभी भी किसी ने यह दावा नहीं किया कि विश्वस्त सूत्रों के द्वारा ये पता चला। वो सूत्र सब नरेंद्र मोदी के जमाने में समाप्त हो गए। सूत्र उनके कोई काम नहीं करते, कोई रहते नहीं। इसलिए बहुत लोगों ने अपने अपने नाम रखे, अपने अपने वो रखे। लेकिन मेरा अपना मानना है, मेरे बात करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि लिस्ट राष्ट्रपति भवन में चली गई होगी और उन कंसर्न लोगों को फोन भी चला गया होगा, क्योंकि उन्हें सवेरे मंत्रिमंडल में जाना है तो कुर्ता उर्ता पहनना पड़ेगा भाई। तो फोन चला गया होगा, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं। लेकिन मैं जो 2-3 बातें आपके सामने रख रहा हूं, क्योंकि देखिए मेरा तो मुद्दा यह है कि जो चीज कहीं नहीं डिस्कस होती है वो आपके इस चैनल पर होती है और मैं उस पर करना चाहता हूं। मैं आपके सामने बात रख रहा हूं कि मोदी जी को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, व्हाट डू व्हाट नॉट डू। नरेंद्र मोदी को सबसे पहले हारे हुए जनप्रतिनिधियों को मंत्रिमंडल में नहीं लेना चाहिए। लेकिन ऐसा मोदी करेंगे नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कल की एक लड़की से हारा हुआ स्वामी प्रसाद मौर्य को योगी आदित्यनाथ के सर पे बैठा दिए ना, तो वह मापदंड दिल्ली के राजनीति में क्यों नहीं होगी भाई। लोग कहेंगे ना कि भाई जब स्वामी प्रसाद केशव प्रसाद मौर्य जब हार गया तो कहे उसको मंत्रिमंडल में लिए, तो फिर केंद्र में क्यों नहीं ले रहे। लेकिन मेरा अपना मानना है कि लोकतंत्र में लोग की भी सुनी जानी चाहिए। अगर लोग यह बात जानते दिलीप भाई अभी चर्चा करते हैं, उसके बाद बताएंगे। तो जो नरेंद्र मोदी
जन भावनाओं का अवहेलना करेंगे, उससे होगा क्या कि लोकतंत्र कमजोर होगा। मान लीजिए फिर वो लोक में चुनाव का क्या मतलब है? भाई आप हमारे बलिया में नीरज शेखर को भेजे चुनने के लिए, जनता ने नहीं चुना, मतलब जनता का आशीर्वाद उनके साथ नहीं था। आप आरके सिंह को भेजे, आरके सिंह के काम में किसी तरह कोई कमी नहीं थी। कल का मेरा वीडियो था कि आखिर मतदाता चाहता क्या है। आरके सिंह ने जितना काम किया है, आरके सिंह ने जो संसद के रूप में काम किया है, मंत्री के रूप में काम किया है, पूरे आरा के लोगों को पता भी नहीं था कि यह काम भी होता है। उसके बाद भी वो हार गए, जनता ने अपना आशीर्वाद नहीं दिया ना। तो अब आरके सिंह को अगर उठा के उनकी योग्यता के लिए मंत्री बनाते हैं तो जनभावना का अपमान होगा। और मुझे नहीं लग रहा है कि मंत्रिमंडल में जो लोग जीत के आए हैं उनमें से कोई अनुभवहीन है, किसी के पास अनुभव की कमी है। नरेंद्र मोदी के पास 2-3 समस्याएं आने वाली है। जैसे जो टॉप 3-4 मंत्रालय है, प्रधानमंत्री के अलावा रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, विदेश मंत्री, यह सभी लोग जीत के आए हैं। सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री जीत के आए हैं, लट्टे बुट्टे ही सही जीते हैं। दूसरे नंबर पर आदरणीय राजनाथ सिंह जी का है, वो भी लट्टे बुट्टे जीते हैं। अमित शाह बढ़िया मार्जिन से जीते हैं। तो ये जो ऊपर का 4 मंत्रालय है, यही क्रीम मंत्रालय, और नरेंद्र मोदी इसको घटक दल में नहीं देंगे। तब सवाल है कि शिवराज सिंह चौहान का क्या करेंगे? 8 लाख के बहुमत से तो वही जीतता है। और शिवराज सिंह चौहान सिर्फ एमपी बनने तो आए नहीं है, एमपी बनने के लिए तो वो चुनाव लड़े नहीं थे। अब उनके लिए 2 ही सीट है देश में, या तो प्रधानमंत्री बने, और प्रधानमंत्री का ऑपोजिशन नहीं है, तो फिर अमित शाह को हटाने का रिस्क लेंगे अमित शाह, नरेंद्र मोदी। राजनाथ सिंह को मंत्रिमंडल से हटाने का रिस्क लेंगे तब जब आपको बहुमत की कमी है। उत्तर प्रदेश में आपका सुपड़ा साफ होने के कगार पर है। तो राजनाथ सिंह जैसा राजनीतिक खोपड़े वाले आदमी को जब आपको जहां जहां समस्या आती है, आप राजनाथ सिंह को सामने करते हैं और राजनाथ सिंह रिजल्ट बढ़िया देते हैं। राजस्थान वगैरह इसका उदाहरण है। और अभी जो घटक दलों से समझौताबाजी थी उसमें राजनाथ सिंह की प्रमुख भूमिका है। वो बेशक जेपी नड्डा का आवाज पर हो रहा हो, लेकिन राजनाथ सिंह की वजह से हो रहा था। उसको लीड राजनाथ सिंह कर रहे थे। तो क्या इस स्थिति में जब आपको पूर्ण बहुमत नहीं है, राजनाथ सिंह को मंत्रिमंडल से हटाने के रिस्क ले पाएंगे और आपकी सरकार चल पाएगी? सोचने वाली बात है। तो फिर शिवराज चौहान कहां जाएंगे? समस्या तो है। तो क्या जेपी नड्डा को चलता करके आप पार्टी अध्यक्ष बना रहे हैं उनको, क्योंकि वो एक सम्मानजनक सीट है शिवराज सिंह चौहान के लिए? मुझे लग रहा है कि शायद उनको पार्टी अध्यक्ष बनाया जाएगा, क्योंकि रक्षा मंत्रालय छोड़कर राजनाथ सिंह को आप किसी और मंत्रालय में भेज नहीं सकते, वो उनका तौहीन होगा। गृह मंत्री अमित शाह को आप हटा नहीं सकते, क्योंकि कई मामलों में आपको गृह मंत्रालय की कॉन्फिडेंस की जरूरत होती है, जो आप अमित शाह को दिखा चुके हैं। और अमित शाह और आपका जो केमिस्ट्री है वो काबिले तारीफ है, मैं उसकी बिल्कुल तारीफ करता हूं। तो शिवराज सिंह चौहान का लेना ही बड़ी टेढ़ी खीड़ है, तो बाकी को कैसे लेंगे, यह सोचने वाली बात है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है कि घटक दलों की बात आप कितना बर्दाश्त करेंगे और आपको कितना बर्दाश्त करना चाहिए, क्योंकि एक दूध है दूसरा तेजाब है। शुरू करते हैं सबसे बड़े घटक दल तेलुगु देशम। तेलुगु देशम के मुखिया ने, चंद्रबाबू नायडू ने, विधानसभा और लोकसभा दोनों चुनाव लड़ा था, क्योंकि आंध्र प्रदेश में विधानसभा और लोकसभा दोनों चुनाव एक साथ हुआ था। चंद्रबाबू नायडू ने अपने घोषणा पत्र में 4% मुस्लिम आरक्षण की बात कही है। केंद्र सरकार में नरेंद्र मोदी पूरे चुनाव में इसका विरोध किए। हार का एक कारण यह भी है। तो क्या नरेंद्र मोदी केंद्र में मुस्लिम आरक्षण की बात मानेंगे और क्या चंद्रबाबू नायडू उसको मनवाने पर जोर देंगे? जो मेरे राजनीतिक समझ है, बुद्धि है, उसमें मुझे लग रहा है कि शायद नरेंद्र मोदी चंद्रबाबू नायडू को यह कहें, रिक्वेस्ट करें कि भाई आप राज्य विधानसभा के लिए घोषणा लाए थे, आप आंध्र प्रदेश में लागू कीजिए, केंद्र में इस पर जोर ना दीजिए। तेरी चुप मेरी चुप, कुछ आप छोड़े कुछ हम छोड़े, क्योंकि साझा सरकार चलाने में मिनिमम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होता है, तो कुछ हितों की बलि दी जाती है, कुछ हितों पर समझौता की जाती है। यही गठबंधन सरकार का नियम है और यह मजबूरी भी है और यह जरूरी भी है। या हो सकता है नरेंद्र मोदी कहे कि भाई हर घोषणा तो आदमी पूरी करता नहीं है, तो आप इसको ठंडे बस्ते में डालिए और हमारे साथ सरकार एंजॉय कीजिए, हम आपको कुछ और दे देंगे। क्या कुछ ऐसा चलेगा?
क्योंकि भारतीय जनता पार्टी केंद्र में मुस्लिम आरक्षण देने की बात मान नहीं सकती, नहीं तो उसका राजनीतिक कैरेक्टर खत्म हो जाएगा, फिर भाजपा मिलेगी नहीं कहीं। उसी तरह से जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के तत्कालिक सबसे सर्वमान्य नेता जिनसे फोटो खिंचवाने के लिए लोग परेशान रहते थे, अडवाणी जी, जिन्ना का मजार पर फूल चढ़ा के आए और उनकी राजनीतिक मजार बन गई, राजनीतिक कब्र खुद गया। तो क्या नरेंद्र मोदी अपना राजनीतिक कब्र खुदवाना चाहेंगे मुसलमान को आरक्षण दे करके? मेरे ख्याल से नहीं। हाँ, वो चंद्रबाबू नायडू को समझाने में कामयाब होंगे नहीं होंगे वो तो देखने वाली बात होगी कि भाई आप मुस्लिम आरक्षण के जगह कुछ और दो, या आप अपने आधो केंद्र पर इस बात की दावेदारी ना करो। नीतीश कुमार विशेष राज्य का दर्जा की बात उठाएंगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि विशेष राज्य का दर्जा नीतीश कुमार भी अनमने से उठा रहे हैं, क्योंकि विशेष राज्य का दर्जा विशेष राज्य को दी जाती है जिसकी भौगोलिक परिस्थिति विशेष हो, जैसे वो पहाड़ी क्षेत्र हो, ऐसे क्षेत्र हो जहां पर खेती ना हो, बिजली ना हो, नदी ना हो, पानी ना हो, भौगोलिक स्थिति ऐसा हो जिसमें उसको केंद्र की मदद की जरूरत है। ईश्वर की कृपा से बिहार में जो है वो तो दुनिया में कहीं भी नहीं है। आपके पास नदियां बहुत ज्यादा हैं, आपके पास खेती योग्य भूमि है, जाबाज जो नौजवानों की फौज है, दुनिया भर में आपके लोग जा करके झंडा गाड़े हैं। अमेरिका और नासा तक में बिहारी काम कर रहे हैं। दिल्ली में जितने IAS IPS हैं उसमें ज्यादातर बिहार के लोग हैं। आपको विशेष राज्य की दर्जा क्यों? तो मुझे लग रहा है कि नीतीश कुमार का यह एक राजनीतिक शंगुफा है और वो एक सिर्फ राजनीति के लिए मांगेंगे, उस पर अड़ेंगे नहीं। हाँ, कुछ वित्तीय ऐड नीतीश कुमार मांग सकते हैं दिखाने के लिए कि देखिए हम केंद्र से ये लेकर के आए हैं, और नरेंद्र मोदी को वित्तीय ऐड देने में कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि वित्तीय व्यवस्था की कमी नहीं है भारत सरकार के पास। खजाना बहुत भरा हुआ है और अपने लोग को दे रहे हैं, चाहे वो बिहार को दे रहे हैं, यूपी को दे रहे हैं, अपने लोग तो है बिहार वाले भी, और शायद उससे नीतीश कुमार का ठंडा हो और वो ज्यादा डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि दो ही लोग परेशानी खड़ा करेंगे और इन दोनों ही लोगों को ही संभालने में, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को संभालने में राजनीतिक बाजीगरी की परीक्षा होगी नरेंद्र मोदी की। कौन मंत्री बनेगा, क्या बनेगा, या नरेंद्र मोदी हवा नहीं लग देते तो हम इस पर नहीं चर्चा करेंगे किसको क्या मिलेगा क्या बनेगा। लेकिन एक की चीज की तो हम मांग कर सकते हैं, जनता है और जनता को जनार्दन कहा जाता है, तो वो जनता जनार्दन की मांग है कि आपके पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 3-3, 4-4 टर्म से लगातार MP बनते आ रहे हैं और उनके मंत्री बनने पर आपने विचार नहीं किया। दिल्ली से मनोज तिवारी तीसरा बार मंत्री संसद बन रहा, प्रदेश अध्यक्ष भी था, उसकी लोकप्रियता भी थी। मनोज तिवारी पर विचार किया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश के जगदम्बिका पाल 3 बार लगातार संसद बनते आ रहे हैं। नीरज शेखर 2007 से लगातार संसद है, राज्यसभा हो विधानसभा हो, प्रधानमंत्री का लेगेसी उनके साथ जुड़ा हुआ है। उसी को कैश करने के लिए आपने उनको टिकट दिया था। लोकसभा में नहीं जीत पाए, लेकिन राज्यसभा में उनका अभी पूरा 5-5.5 साल का कार्यकाल है। युवा है, होनहार है, ईमानदार है, तो आप उस पर भी विचार कर सकते हैं। नीरज शेखर एक बड़ा नाम है, बड़ा पहचान है, प्रधानमंत्री का बेटा है। और भी बड़े कई लोग हैं जो जीत के आए हैं, लेकिन आपके वो राजनीति में फिट नहीं बैठते, क्योंकि आपको पिछड़ों के मसीहा बनने की बीमारी है और चुनाव में हार का एक कारण पिछड़ों का मसीहा बनना ही है। यह बात जरूर आप विचार करिएगा। टीवी चैनल वाले चिल्ला रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कम सीट आने की वजह से शायद मंत्रिमंडल कम हो। मुझे लग रहा है कि राजनीतिक बाजीगरी यह है कि उत्तर प्रदेश से मंत्रिमंडल की संख्या बढ़ाई जाए, क्योंकि हार की भरपाई इसी से होगी, लोगों को लगाई जाए। लेकिन लोग लगाने के पीछे राजनीतिक गुणा भाग और गणित ना खोज करके सक्षम और काबिल लोगों को भेजा जाए जो डिलीवरी करें और डिलीवर करके लोगों का दिल जीते। और अंत में आपका 10 साल का कार्यकाल निर्विवाद रूप से बिल्कुल बढ़िया था, लेकिन एक चीज पर आप जरूर थोड़ा कमजोर रहे, इस पर विचार करिए, वह थी महंगाई। पता न क्यों नरेंद्र मोदी का हर मंत्री मुझे अच्छा लगता है, वित्त मंत्री कभी कोई काबिल आदमी को आपने नहीं बनाया। जब तक आदरणीय अरुण जेटली साहब थे, एक महंगे वकील थे, चतुर वक्ता है, यह बात जरूर है, लेकिन वित्त मंत्री के रूप में वो बहुत ज्यादा कामयाब नहीं रहे। निर्मला सीतारमण भी किस लिए बैठाए गई हैं मुझे नहीं मालूम। जिस तरह से आपने विदेश मंत्री काबिल आदमी को रखा है जो विदेश सेवा का अधिकारी है, क्या है आपके पास वित्तीय सेवा का कोई अधिकारी नहीं है, वित्तीय ज्ञान रखने वाला कोई अधिकारी नहीं है, वित्तीय मामलों को संभालने वाला कोई अधिकारी नहीं है जिसको वित्त मंत्रालय दिया जाए?
क्योंकि यह पहलू आपका कमजोर है, इस पर आप जरूर विचार करेगा। आपका रक्षा मंत्रालय ठीक चल रहा है, आपका गृह मंत्रालय ठीक चल रहा है, सबसे ऊपर आपका प्रधानमंत्री का कार्यालय बिल्कुल ठीक चल रहा है। लेकिन कृपया एक बार वित्तीय मामलों पर गंभीरता से विचार करें और एक सक्षम, समझदार और अनुभवी वित्त मंत्री इस देश को दीजिए, ताकि वित्तीय समस्याओं को समाधान करे और देश को वित्तीय मामलों में संभाल कर रखे। हालांकि दुनिया में मंदी थी, आपने मंदी का असर नहीं आने दिया। कोरोना काल में दुनिया का चक्का जाम हो गया था, फिर भी आपने उत्पाद में कोई बहुत ज्यादा नुकसान हमको नहीं होने दिया। या आपके राजनीतिक बाजीगरी के कमाल है, लेकिन इस पर से भी अगर वित्तीय मामलों का ज्ञाता होता तो सोना पे सुहागा होता। और एक काम जो शायद आप ना करेंगे, लेकिन फिर भी मैं कम मांग कर देता हूँ कि बैंक लुटेरों को पकड़ के लाइए और हमारा पैसा वापस मंगाइए। आपका यश दुनिया में अमर रहेगा। चंदा लेने देने की चिंता ना करें, उसे पैसा लीजिए, क्योंकि वो पैसा लेके भागा है, वोट नहीं देता, जनता वोट देती है, और जनता वोट देती है तभी आप उसको चंदा लेके भगवाने के सक्षम होते हैं। तो ध्यान रखिए कि क्या जरूरी है। बैंक लुटेरा और बैंक एनपीए पर ध्यान रखिए, आप पाएंगे कि देश की जनता आपके साथ तन, मन और धन के और समर्पण के साथ लगेगी। यही उम्मीद के साथ मैं राकेश परमार आप सबको सादर प्रणाम करता हूं और नरेंद्र मोदी से 2 मांग के साथ वीडियो बंद करूंगा। पहला, वित्त मंत्री एक होशियार, समझदार और ईमानदार लाइए और देश का पैसा लूट करके भाग जाने वाले को घसीट कर लाइए, पाई पाई वसूलिए, तब जाकर के आपका यश अमर रहेगा, आपकी कृतियां बढ़ेंगी। इन्हीं सबको साथ मैं राकेश परमार आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की।